हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुवेब अकेडमी पर स्वागत है। कल किसी कारण वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन अब ऐसा हम कोशिश करेंगे कि आगे से लगातार वीडियो आए। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको शुरू में नहीं बताया गया तो आप वही गलती करोगे जो मेरे शुरू के मतलब 9th और 10th और 12th के दो दोस्तों ने की थी। मेरे दो दोस्त थे 10th और 12th में। ठीक है। उसमें क्या था, एक दोस्त था लगातार हार्ड वर्क किया जिसने, और दूसरा ऐसा था कि एग्जाम से एक महीना पढ़ता था पहले। वो स्मार्ट तरीके से पढ़ता था। तो क्या होता था, जो हार्ड वर्क करता था वो क्या करता था, एग्जाम के टाइम रिवीजन नहीं करता था और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता नहीं था। लेकिन जो दूसरा दोस्त था, जो मतलब पूरे साल नहीं पढ़ता था और एग्जाम के वक्त एक दो महीने पहले लगातार संघर्ष यानी स्ट्रगल करता था और फोकस के साथ पढ़ता था। तो जो दूसरा दोस्त था, मतलब जो लास्ट के एक आध महीना में पढ़ता था, वो अच्छा स्कोर कर देता था उससे। ऐसा तो 10वीं में था, ठीक है, लेकिन 12th में भी ऐसा देखने को मिला। तो आप इससे क्या सीखते हैं? आप इससे ये सीखते हैं कि अब हमारे पास टाइम तो है नहीं इतना, तो हमें जो ना ये जो टाइम बच रहा है इसे जो ना मतलब गोल्डन टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना भी हमारे पास 18 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, उन्हें अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाना है और पढ़ाई करनी है मन लगाकर। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि हम जो पूरे हिंदी को 6 चैप्टरों में डिवाइड करेंगे। तो आज पहले चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर 1 है, इसका नाम है महत्वपूर्ण लेखक। महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। ये जो चैप्टर बनाया है चैप्टर 1 के नाम से, यूपी बोर्ड 10th क्लास में लगभग 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर में जो 10 अंक बनते हैं ना, लगभग उसमें से 10 अंक की तो दूर की बात, उसमें से 7 अंक भी नहीं ला पाते। वजह यह है कि ये इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं होती, वो क्वेश्चन कहीं से पूछ लेता है। इसमें से कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से बन सकते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा वेटेज ज्यादा होगा, इसलिए हमें इसे फोकस से और ध्यान से समझना है। तो एक एक लेखक की जीवन रचनाएं, उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो हाँ थोड़ा ज्यादा बताया जाएगा, लेकिन वो सारा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं आए। चलो, तो पहला है, हम पढ़ेंगे भारत नेतु हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र, हम 30 से 35 जो लेखक है ना, वो पहले उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, होता क्या है, जो लेखक होते हैं ना, लेखक से संबंधित रचनाएं नहीं पूछते, उनसे संबंधित उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, और क्या पूछते हैं, वो उनकी पत्रिकाएं कौन सी थी और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। मतलब कहीं से भी कैसे तरीके से घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको अच्छी तरीके से एग्जाम टाइम में अच्छी तरीके से याद रहे। तो चैप्टर 1 में हमने पहले से पढ़ेंगे भारत नेतु हरिश्चंद्र के बारे में, जितना भी इनसे बनने वाले क्वेश्चन है। तो भारत नेतु हरिश्चंद्र में क्या पढ़ेंगे, पहले ये किस युग के लेखक है, ये युग के लेखक है भारत नेतु युग के। किस युग के हैं? भारत नेतु युग। इनके ही नाम पर इस युग का नाम पड़ा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ना अपने टाइम में हिंदी साहित्य को बढ़ाने में, यानी हिंदी साहित्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसलिए इन्हें भारत नेतु युग गत साहित्य का जनक या पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इन्हें जनक, यानी भारत नेतु युग का जनक। जनक मतलब फादर, पिता। इनके जो नाटक है ना, इनके नाटक लगभग हर बार बोर्ड के एग्जाम में एक नई इनकी रचना नाटक के तौर पर पूछी जाती है। जैसे इनके नाटक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, नील देवी,
बेदी की हिंसा, बेदी की हिंसा, बेदी की हिंसा, हिंसा न भक्ति। और इनका क्या नाटक है? और है इनका नाटक है चंद्रावली, हो गया चंद्रावली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाटक थे इनके। और इनके कुछ निबंध भी हैं जो कि बार बार परीक्षा में यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये जो निबंध है ना, ये आपको क्लास 11th में, क्लास 11th के पहला चैप्टर नाम से मिलेगा। और इनका है स्वर्ग में विचार सभा, स्वर्ग में विचार सभा, विचार सभा, दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण। और इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं जिनका इन्होंने संपादन किया था। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन। अब आते हैं हम दूसरे लेखक पर। इनसे संबंधित जो पूछा जा सकता है वो लगभग यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनसे क्या पूछ लेगा? इनके नाटक पूछ लेगा एक आध, या इनकी पत्रिकाओं का नाम पूछ लेगा। कह देगा कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, तो भारतनिधि हरिश्चंद्र है। क्या पूछ लेगा? भारत वर्षोन्नति कैसे होती है, इसके निबंध के लेखक कौन है, तो भारतनिधि हरिश्चंद्र है। दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ये भी किस युग से संबंधित है? ये भी भारतनिधि युग से संबंधित है, भारतनिधि युग से। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है 100 अजान, 100 अजान, एक सुजान, 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। तो ये उनके कुछ उपन्यास हो गए जो भी पूछा जाता है। ये तो हमारे टाइम में पूछा गया था। 100 अजान, एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित है? भारतनिधि युग से संबंधित है। और क्या पूछ लेगा? इनके नाटक, इनका नाटक कौन सा है? इनका नाटक है साहित्य सुमन, साहित्य सुमन। तो इनकी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वो है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। तो इनसे संबंधित जो भी तथ्य थे, जो भी फैक्ट्स थे, वो हमने क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ, इससे बालकृष्ण भट्ट से एक संबंधित एक बात और पूछी जा सकती है। बालकृष्ण भट्ट क्या पूछ सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ना, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का, गद्य का स्टील कहा है। क्या कहा है? स्टील कहा है। तो ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतनिधि युग के किस लेखक को हिंदी गद्य का स्टील कहा है, तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अब आते हैं प्रताप नारायण मिश्र पर।
प्रताप नारायण मिश्र। तो इनकी पत्रिका जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये भी भारत नेत्र युग से संबंधित है, भारत नेत्र युग से संबंधित है। इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, पत्रिका यानी मैगजीन, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। किस पत्रिका के संपादक थे? ब्राह्मण पत्रिका। और इनके कुछ नाटक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है गो संकट। गो संकट, गो संकट जो नाटक लिखा था इन्होंने, ये जो जीव होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनको उनके प्रभाव यानी जो अत्याचार होते हैं उन पर, उनको देखते हुए लिखा था। गो संकट, कली प्रभाव। तो ये कुछ नाटक थे इनके। और इनके निबंध थे बात हो गया, प्रताप पीयूष, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, प्रताप समीक्षा। इनका कभी कभी नाटक वो भी पूछ लिया जाता है, हटी अम्बीर, हटी अम्बीर। तो इसे भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित जो कुछ पूछा जा सकता था वो हमने यहाँ बता दिया। इनकी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इनकी पत्रिका बार बार पूछी जाती है। प्रश्न में पूछी कैसे जाती है? पूछता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट छठे राइटर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम तो जानते होंगे, उपनाम क्या होगा? सरनेम। तो इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट यानी उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। इनका जो नाम है ना, मूल नाम यानी जो वास्तविक नाम है, इनका जो नाम है वो है धनपत राय। धनपत राय। इनके जो उपन्यास है ना, महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो है गोदान, गोदान, गवन, गवन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और भी उपन्यास है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है वो हम यहाँ बता रहे हैं आपको। इनकी कुछ कहानियां हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, वो है पूस की रात, पूस की रात, ईदगाह, ईदगाह, और दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, और कफन, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, बलिदान। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इनकी जो कहानी है ना, कहानी का जो कलेक्शन है, संग्रह है, इन कहानी के संग्रह को मानसरोवर नाम से जाना जाता है। और पूरी कहानियों को मानसरोवर 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इनकी कहानियों को यानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में बांट दिया गया है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर, हाँ, इनके कुछ मुंशी प्रेमचंद के कुछ नाटक भी है, वो भी लिख लेते हैं। वो है प्रेम की वेदी,
प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम। इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी हैं जो इन्होंने संपादन किया था, वो है हंस, मर्यादा, माधुरी। तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का मुख्य रूप से संपादन किया था। अब नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद तो जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ये सब किस युग के लेखक हैं? ये हैं छायावादी युग के लेखक। छायावादी युग के लेखक, छायावादी युग के लेखक हैं ये सब। इनके उपन्यास हैं कंकाल, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो उपन्यास है ना, ये इनका जो इनकम्प्लीट उपन्यास था, यानी अपूर्ण उपन्यास था। अपूर्ण मतलब पूरा उपन्यास नहीं था। तो इनका जो पूरा उपन्यास इनके बेटे ने किया था, ये अपूर्ण उपन्यास था। नेक्स्ट इनकी कहानियां हैं। कहानी है इनकी छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और यही इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। नाटक, मुख्य रूप से जो ये छायावादी युग में जो जाने जाते हैं ना, ये अपनी काव्य रचना और नाटक के लिए जाने जाते हैं। इनके नाटक है महत्वपूर्ण अजातशत्रु, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाखदत्त। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे। और इनकी हैं काव्य रचनाएं। वो है कामायनी। कामायनी, कामायनी जो है एक एपिक यानी महाकाव्य है, हिंदी का एक महाकाव्य है कामायनी। आंसू, लहर, झरना, एक घूंट। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जितनी भी है ना, ये सब कुछ है, ये एग्जाम के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि इसमें ये कर लेना, ये नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो हमने इसमें से जो एग्जाम की दृष्टि से जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो तो हमने इसमें मतलब इसमें शामिल किए हैं, और जो पूछने की संभावना है वो भी इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये नहीं कि इसमें ये कर लिया वो छोड़ दिया, नहीं, सब कुछ। अगले हैं सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह एक खाली निबंध लेखक थे, यानी द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। हाँ, कभी कभी उसकी जयशंकर प्रसाद की वो क्या क्या मैं पत्रिका भी पूछ लेता है। जयशंकर प्रसाद की पत्रिका, जयशंकर प्रसाद की पत्रिका। तो किस पत्रिका, इनकी पत्रिका का नाम क्या है? इंदु। क्या है? इंदु। पत्रिका का नाम क्या? इंदु।
तो कह देता है इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के नाम क्या है? इनके कुल 6 निबंध हैं। हिंदी में कुल कितने निबंध है? 6। तो उन 6 निबंधों का नाम क्या है? इनके 6 निबंध में पहला निबंध है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। सच्ची वीरता। सच्ची वीरता। पवित्रता। मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। 5वां है अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट व्हिटमैन। और छठा है कन्यादान। तो इनके ये महत्वपूर्ण निबंध थे। तो इनसे संबंधित जो निबंधी पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं पूछते। इनसे संबंधित पूछ लेगा सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन? सरदार पूर्ण सिंह। कह देगा एग्जाम एमसीक्यू प्रश्न में निम्नलिखित में से सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से किसी एक ऑप्शन में ये मिलेगा, इनमें से कोई निबंध, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले हैं चौथे लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास ये भी भारत युग से संबंधित है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो उपन्यास है इनका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये जो उपन्यास है ना, ये लगभग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। और इनका एक नाटक भी है, वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक। हिंदी का पहला दुखांत नाटक। तो जो कुछ इनसे संबंधित था महत्वपूर्ण वो मैंने यहां बता दिया। अब अगले पे चलते हैं। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 5वें है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये किस युग से संबंधित है? ये है द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग से संबंधित है और इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था। इन्हीं के नाम पर था ये, इस युग का नाम इन्हीं के नाम पर। द्विवेदी युग का नाम इन्हीं के नाम पर था। इनकी पत्रिका जो कि एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती ये लगभग हर एग्जाम में 7 सेट होते हैं, उस किसी न किसी सेट में आ जाती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनकी रचनाएं हैं काव्य मंसूजा। काव्य मंसूजा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति। कालिदास
कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे संबंधित जो जो कुछ पूछा जा सकता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये इनसे बाहर इनसे संबंधित कुछ पूछा नहीं जा सकता। आई होप जो अब तक पढ़ा दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, वो है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल, ये नौमा होंगे शायद, नौमे। किशोरीलाल गोस्वामी। तो इनमें इनकी कहानी पूछी जाती है, वो है इंदुमती। इंदुमती इनकी कहानी है। ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी, पहली कहानी। इनका एक उपन्यास भी है, उसका नाम है गुलबहार। क्या है? गुलबहार। लेकिन ज्यादातर जो पूछी जाती है इनकी कहानी, ये पूछी जाती है इंदुमती। दो तरीके से पूछी जाती है। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है इंदुमती, या किशोरीलाल गोस्वामी की इनमें से कौन सी रचना है? तब भी इंदुमती। 10वां देखो, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास को जो ना भारत सरकार ने कई नाम दिए हैं, जैसे राय साहब, राय साहब और राय बहादुर, राय बहादुर। तो इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने कुछ आलोचनाएं लिखी हैं। आलोचना जैसे रूपक रहस्य, रूपक रहस्य, साहित्य लोचन। तो इनकी ये कुछ आलोचना थी। चलो वृंदावन लाल वर्मा पे आइए। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी, झांसी की रानी, मृगनयनी। और इनकी एक कहानी भी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है शरणागत। इनसे संबंधित जो कुछ पूछा जा सकता है वो हमने यहाँ बता दिया है। इसके बाद आते हैं हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो इनके उपन्यास हैं आत्मदाह। आत्मदाह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। और नगर वधु, यानी वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु। और इनकी एक अपनी आत्मकथा है। आत्मकथा देखो, आत्मकथा एक होती है आत्मकथा, एक होती है जीवनी। आत्मकथा वो होती है जब कोई महान व्यक्ति पूरी अपनी जीवन की पूरे इतिहास को खुद लिखता है। और जीवनी वो होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे इतिहास यानी पूरे जीवन को लिखता है, वो होती है जीवनी। तो आत्मकथा है इनकी मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी। तो इनकी जो आत्मकथा का नाम है मेरी आत्म कहानी। इसके बाद 13वें हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार, इनके उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र। परख, सुनीता, त्यागपत्र।
और इनकी कहानी है पाजेब वातायन, पाजेब वातायन फांसी। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध ये कहानी है और उपन्यास परख सुनीता त्याग पत्र है। चौथे हैं हमारे पास यशपाल। यशपाल यशपाल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है झूठा सच। झूठा सच। तो 14 भाई है यशपाल। तो इनके उपन्यास हैं, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच और दादा कामरेड। दादा कामरेड, ये दो इनके उपन्यास है जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इनकी कहानी है पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान, ये पिंजरे की उड़ान काफी इंपॉर्टेंट है। चिंगारी भी है, चिंगारी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं राहुल शंकरदयाल। राहुल शंकरदयाल, राहुल शंकरदयाल। इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी है ना वो सब यात्राओं पर लिखी है। यात्रा, जैसे कि यात्रा वृत्तांत। अधिकांश जो रचनाएं इनकी यात्रा वृत्तांत है। जैसे मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो आपको जो याद करने में जो आसानी हो जाएगी कि इनकी यात्रा से संबंधित है। यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है इनकी। इनकी कहानी है बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा। तो ये इनकी कुछ संबंधित रचनाएं हैं जिनसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा के जो उपन्यास है वो इंपोर्टेंट है। उपन्यास वो है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, चित्रलेखा। और इनके एक आत्मकथा है, आत्मकथा, उसका नाम है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन। इसके बाद आते हैं हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र का हम एक ही नाटक है, इनका नाटक है वो है सिंदूर की होली। सिंदूर की, सिंदूर की होली, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनका। और इन्हें जो ना समस्याओं के नाटकों का, समस्याओं के नाटकों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी इन्होंने समस्याओं से संबंधित नाटक लिखे हैं सबसे पहले इन्होंने लिखे हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्याओं के नाटकों का जनक भी कहा जाता है। इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वो सिंदूर की होली। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो आइए अगले हैं हमारे 18, उनका नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण
प्रेम। इनका जो नाटक है वो प्रसिद्ध नाटक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। इन्होंने एकांकी भी लिखी है। इनकी एकांकी जो प्रसिद्ध है वो है स्वर्ण विहीन। स्वर्ण विहीन। इसके बाद आते हैं रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते हैं। रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा को एकांकी का जनक, एकांकी का जनक या सम्राट कहा जाता है। एकांकी का जनक या सम्राट कहा जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध एकांकी हैं वो कौन कौन सी एकांकी? दीपदान, रेशमी टाई, रेशमी टाई, तौलिए, पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें। तो इनकी ये कुछ प्रसिद्ध एकांकी हैं। उसके बाद आते हैं हमारे उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट। इनसे ज्यादातर एक ही इनकी एकांकी पूछी जाती है, वो है नए मेहमान। एकांकी या नाटक नए मेहमान। नए मेहमान यही पूछी जाती है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क। इनके कौन कौन सी गिरती दीवारें। इनकी जो एकांकी है वो है गिरती दीवारें। गिरती दीवारें ये इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। यही आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल में क्या कर रहे हैं? इन्होंने जो निबंध संग्रह है, इनके निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में क्या है इनका? इनके निबंध संग्रह में है चिंतामणि, चिंतामणि, विचार वीथी। तो इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। जो ममता है यानी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, मित्रता। तो मित्रता जो है वो चैप्टर है, यानी जो निबंध लिया गया है वो चिंतामणि से लिया गया है। यानी मित्रता जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है। इसके बाद आती है इनकी आलोचना। आलोचना। आलोचना इनकी क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना या कह सकते हो इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्हें सूरदास पे भी आलोचना, तुलसीदास पे भी आलोचना की है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की जो है, रामचंद्र शुक्ल की क्या आती है? इनकी कहानी आती है। वैसे तो एग्जाम में इनकी कहानी बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हम करते हैं। इनकी दो कहानी है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय और अभिमन्यु वध। 11 वर्ष का समय याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें क्या होता है? इनकी जो कविताएं हैं, कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कविताएं पूछी जाती हैं। वो है गीतिका, गीतिका, अपरा, अनामिका, अनामिका। तो ये कुछ इनकी हुई। और इनके कुछ संग्रह है, निबंध संग्रह। राम की शक्ति पूजा भी इनका एक कविता संग्रह है। राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा।
निबंध संग्रह, इनके निबंध संग्रह खैर खास नहीं है, छोड़ो, इनके निबंध संग्रह नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं हम महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा देखो जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारा है, लेकिन हम पढ़ेंगे वही जो हमारे लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। तो महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा में क्या है, इनके काव्य हैं, काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं वो होती है जो जैसे कविताएं हो, कविता टाइप की। तो इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो क्या है, निहार, निहार, नीरजा, रश्मि, निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, ग्राम्य गीत, सांध्य, सांध्य गीत। तो इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। और महादेव वर्मा के, महादेव वर्मा के, महादेव वर्मा के कुछ रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर बार पूछा जाता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां। और इनका एक संस्मरण है, संस्मरण। संस्मरण क्या है इनका, पथ के साथी, पथ के साथी। तो इनका एक संस्मरण है। तो ये महादेवी वर्मा संबंधी जितना बता दिया गया वो काफी इंपोर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट था, यहाँ ये कर लेना, श्रृंखला की कड़ियां। तो अब आते हैं हम अगले पे। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में क्या है, इनकी काव्य रचनाएं हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट है। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, चिदंबरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, ग्राम्य, युगपथ, युगवाणी, गुंजन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट इनके काव्य रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया है, कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया है। कला और बूढ़ा चांद कब दिया है, 1960 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया है। कौन सी रचना के लिए, चिदंबरा के लिए, चिदंबरा के लिए। इन्हें छायावाद युग के 7 स्तंभों, 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं देखो, रचनाएं भी कह सकते हैं, कृतियां भी कह सकते हैं। कृतियां दोनों का मतलब एक ही है। तो ये है बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, कल भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे जरूर याद रखना। और इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा, इनकी आत्मकथा, आत्मकथा नाम से ही है, आत्मकथा इनकी आत्मकथा नाम से ही है। तो ये इनके इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और बात थी। अब आते हैं आगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके जो निबंध है ना, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह वो है पंचपात्र, पंचपात्र, पदम्बन, कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु। तो इनके कुछ निबंध संग्रह है। और इनकी कहानी भी है, झलमला और अंजलि, झलमला और अंजलि। इसके बाद आते हैं हम भागवत शरण उपाध्याय, भागवत शरण उपाध्याय। तो यहां तक तो आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय क्या है? इनके जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य है, वो है सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, लहरों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग। और इनकी जो आलोचना है, आलोचना वो है ठूठा आम, ठूठा, ठूठा आम, खून के छींटे, छींटे। तो इनके कुछ प्रसिद्ध आलोचना है। और इनका जो इतिहास है, इतिहास साहित्य है, इतिहास साहित्य से संबंधित है, वो क्या है? विश्व साहित्यिक। इसका जो आलोचना में कला और संस्कृति भी पूछ लिया जाता है, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति। इतिहास साहित्य में क्या होगा आता है इनका? चलो इतिहास साहित्य ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इतना ही देखेंगे इसमें। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें हम 29वें धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती में क्या था? इनमें इनके उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ये दो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके। इनके काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह वो है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ठंडा
लोहा। और इनके नाटक हैं इनके नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, ये इनकी प्रसिद्ध नाटक था। और इनके एकांकी है नीली झील, एकांक है इनकी नीली झील, नीली झील। तो ये इनसे संबंधित जो कुछ बंधा था वो सब हमने यहाँ बता दिया है। इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, इन पर ज्यादा ध्यान देना, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और काव्य संग्रह कर्णप्रिय और ठंडा लोहा, नाटक नदी प्यासी थी, एकांके नीली झील। आगे देखते हैं हम। अगला है देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। तो इनके जो उपन्यास है ना, इन्हें उपन्यास यानी तस्लीम उपन्यासों के लिए जाना जाता है। इनके उपन्यास है भूतनाथ, संतति, चंद्रकांता, चारुमित्रता, चारुमित्रा। तो ये इनके उपन्यास हैं भूतनाथ, संतति, चंद्रकांता, चारुमित्रा। इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनके काव्य संग्रह हैं परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ओंकार, द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत, और परशुराम की प्रतीक्षा, ओंकार। देखो द्वंद्व गीत के बाद आता है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। उसके बाद इनके निबंध संग्रह हैं, इन्हें कुछ निबंध लिखे हैं। निबंध संग्रह वो है उजली आग, उजली आग, बट पीपल, अर्धनारीश्वर, ये याद रखना है आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब देखते हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, 32वें वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनके जो रचनाएं हैं यानी कि इनके निबंध संग्रह हैं, निबंध संग्रह वो है पृथ्वीपुत्र, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, और भारत की एकता, भारत की एकता। तो इनको निबंध संग्रह है। इसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी काव्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा, वेणुलो गूंजे धरा, और हिमकिरीटनी, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी, समर्पण,
समर्पण। तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। अब आते हैं मोहन राकेश पर। मोहन राकेश, मोहन राकेश 33, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश पाइए, इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, और इनके एक पत्रिका भी है, पत्रिका का संपादन किया था सारिका पत्रिका, सारिका पत्रिका। और इनके नाटक हैं ना आने वाला कल, वाला कल। ये कुछ महत्वपूर्ण इनसे संबंधित जानकारी थी, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब आते हैं हम इनके नाटक में। वही पूछ लेता है कभी, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे। तो ये भी ध्यान में रखना, इनका नाटक ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह, वो है कुटज, अशोक के फूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके उपन्यास हैं पुनर्वा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये इन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। लास्ट है, यहां हम 35 तक ही करेंगे, यहां हम 35 तक ही करेंगे। यहां पर देखेंगे हम हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई में क्या है, इनके जो व्यंग्य हैं, कहानी है इनकी, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और इनका उपन्यास है, इनके उपन्यास का नाम है तट की खोज, तट की खोज, और रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। इसके बाद इनका एक निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते। फटे जूते। तो आज हमने 35 तक के लेखक और उनसे संबंधित जो भी जानकारी थी वो क्लियर कर ली है। देखो, इस चैप्टर को हम बेसिकली 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, वो सब क्लियर करना है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन हमारे उस एग्जाम में देखने को मिले। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए और आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, याद करवाने के लिए इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 1 हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, पार्ट 2 हम कल करेंगे, पार्ट 2 और 3 आपको कल इस
चैप्टर 1 खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। लग जाइए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, अभी से मेहनत करोगे तो जब जाकर आप थोड़ा अच्छा स्कोर करोगे। तो आप सभी को पूरी तरह क्लास समझ में आ गई होगी। देखो, मैंने आपको शुरू में एक कहानी बताई थी, उस कहानी से आप क्या समझे? उस कहानी से बेसिकली आपको ये सीख मिली होगी कि हमें जहां भी हम पूरे साल पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसे हमें लगन और मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए और उसका अच्छी तरह एंड तक रिवीजन करना चाहिए। देखो, थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो। ऐसा नहीं कि आप 2-4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। पढ़ो थोड़ा लेकिन अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।